गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स के बारे में। आप जानते हैं कि जब भी एंडोस्कोपी की बात आती है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है गले के रास्ते से होने वाली एंडोस्कोपी। वास्तव में एंडोस्कोपी सिर्फ गले से रास्ते से होने वाली एंडोस्कोपी नहीं है। एंडोस्कोपी सिर्फ इस चीज का संकेत है कि ये इस तरह की विधि है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके सामने कैमरा लगा हुआ है एंड आपके अंदर की जो इमेजेस हैं वो बाहर आती हैं, जिसे मॉनिटर पर हम देख सकते हैं। तो जो भी अंदर को देखने की विधि होगी वास्तव में वो एंडोस्कोपी की श्रेणी में आती है। लेकिन यह बात सही है कि सबसे ज्यादा जो बात होती है वो होती है ऊपर से होने वाली एंडोस्कोपी, जिसे अपर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं। यह बेसिकली आउटडोर प्रोसीजर है, किसी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। गले के रास्ते से एक दूरबीन पास की जाती है जो गले से होती हुई, खाने की नली से होती हुई आपके खाने की थैली इन अपर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, उसमें जाती है। इस विधि के द्वारा हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को एग्जामिन करते हैं थॉरोली कि इसमें कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। हम चाहें तो इसकी बायोप्सी ले सकते हैं। अगर इसमें और कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई छोटी गांठ हो, तो उसकी पॉलीपेक्टमी कर सकते हैं। कोई चीज फंसी हुई है, जैसे फॉरेन बॉडी अगर फंसी हुई है, कोई सिक्का फंसा हुआ है, उसे हम निकाल सकते हैं। अगर कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें हम इंजेक्शंस लगा सकते हैं, क्लिप लगा सकते हैं ताकि ब्लीडिंग बंद हो जाए। कभी ऐसा भी होता है कि अगर खाने की नली में कहीं कोई सिकुड़ापन है या कि खाने की थैली के आगे के हिस्से में कोई नैरोइंग है तो उसे हम चौड़ा भी कर सकते हैं। कभी कैंसर जैसे मरीजों में अगर खाने की नली में प्रॉब्लम है तो हम स्टेंट भी प्लेस कर सकते हैं। तो अपर जीआई एंडोस्कोपी दो तरह की होती है, एक डायग्नोस्टिक जो सिर्फ जांचों के लिए होती है और एक होती है थेरेपेटिक, जिसके चलते हम अंदर की चीजों का इलाज भी करते हैं। नंबर दो सबसे कॉमन नेक्स्ट कॉमन जो प्रोसीजर है दैट इज कोलोनोस्कोपी। जो कोलोनोस्कोपी है इसमें हम बड़ी आंत की जांच करते हैं। कुछ हम आपको दवा पीने के लिए देते हैं ताकि आपकी आंत साफ हो जाए। उसके बाद हम लेट्रिन के रास्ते से एक रबर पास करते हैं, या समझिए कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके सामने कैमरा लगा हुआ होता है। इन पूरी की पूरी बड़ी आंत को हम एग्जामिन करते हैं। इसका पर्पस ये है कि एक तो एग्जामिन किया जाए ताकि कोई बीमारी है तो वो सामने आ जाए, अगर जरूरत है तो बायोप्सी की जा सकती है, अगर कोई छोटी गांठ है तो उसकी पॉलीपेक्टमी करके उसको निकाला जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई नैरोइंग है, स्ट्रक्चर है, तो बलून के द्वारा उसको चौड़ा भी किया जा सकता है। जहां तक कोलोनोस्कोपी का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड ओवर। कैंसर कोलन या कोलन का जो कैंसर है उसका इंसिडेंस कम होने का सबसे बड़ा श्रेय जो है कोलोनोस्कोपी को जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में एक कोलन कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलता है जिसमें रूटीन कोलोनोस्कोपी की जाती है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि इसमें वास्तव में क्या हम अर्ली पिकअप कर सकते हैं कोलोनोस्कोपी के द्वारा कोलन कैंसर को। नाउ द नेक्स्ट इज बेसिकली ईआरसीपी। इसे कहते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटिकोग्राफी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे भी गले के रास्ते से पास किया जाता है। ये गले के रास्ते से होता हुआ, खाने की नली से होता हुआ ड्यूडेनम में पहुंचाया जाता है। ड्यूडेनम आंत का वो हिस्सा है जिसमें पित्ती की नली आके खुलती है, जिसे कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। जो एम्पुला ऑफ वेटर है इसके थ्रू हम आपकी पित्ती की नली या पेनक्रियाटिक नली उसमें छोटे छोटे कैथेटर्स भेज सकते हैं। जो ईआरसीपी है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। ये वास्तव में थेरेपेटिक प्रोसीजर है। ये हम पित्ती की नली में अगर स्टोन है उसको निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पित्ती की नली में कुछ सिकड़ापन है या कुछ सिकुड़ गई है तो उसमें हम स्टेंट प्लेस कर सकते हैं। अगर पित्ती की नली के मुंह पर अंदर कहीं कोई कैंसर जैसी प्रोसेस है तो उसकी हम बायोप्सी ले सकते हैं। और बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, जैसे डायलेट किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजों के लिए वास्तव में ईआरसीपी की जाती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ईआरसीपी के आने से पित्ती की नली के जो ऑपरेशंस होते थे उनका जो इंसिडेंस है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि ईआरसीपी के द्वारा बहुत सारी चीजों को कंप्लीट किया जा सकता है। नाउ द फोर्थ इज द लेरिंगोस्कोपी। लेरिंगोस्कोपी में सिर्फ गले में जहां से वॉइस बॉक्स है, जहां से आवाज निकलती है, उसको एग्जामिन किया जाता है। गले के रास्ते से एक फ्लेक्सिबल ट्यूब पास की जाती है जिसके सामने कैमरा होता है और इस तरफ मॉनिटर होता है। हम आपके गले को प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हैं और उसमें देखते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यह बात सही है कि लेरिंगोस्कोपी के द्वारा छोटे छोटे ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं, इन द सेंस कि अगर आपको यहां पे कोई पॉलिप है तो वो कट करके निकाला जा सकता है।
तो माइनर जो सर्जरीज हैं वो लेरिंगोस्कोपी के द्वारा की जा सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट इन लाइन इज द ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी बेसिकली इज द प्रोसीजर जिसमें हम सांस की नली को एग्जामिन करते हैं। हम गले के रास्ते से या नाक के रास्ते से एक पतली सी ट्यूब पास करते हैं जिसके सामने कैमरा लगा होता है, जो आपकी सांस की नली में प्रवेश की जाती है एंड आपकी सांस की नली या एयरवे को प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है, अगर जरूरत हुई तो बायोप्सी ली जा सकती है, उसका लवाज करके कुछ मटेरियल भी लिया जा सकता है एग्जामिनेशन के लिए। जो ब्रोंकोस्कोपी है उससे बहुत सारे काम किए जाते हैं, इन्हें आप ध्यान से देखें। अगर ब्लीडिंग कहीं हो रही तो उसको बंद करने का इंतजाम किया जा सकता है। अगर एयरवे टाइट है, नैरो हो गया है तो उसको चौड़ा किया जा सकता है। अगर आपके एयरवे में कहीं कोई फॉरेन बॉडी है तो उसे निकाला जा सकता है। और कोई म्यूकस प्लग या और तरह की कोई चीज फंसी हुई है तो आपका जो एयरवे है ब्रोंकोस्कोपी की मदद से उसको क्लीन किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज द मीडिया स्टेनोस्कोपी। मैं चाहता हूं आप इसे समझें। जो हमारे लंग्स होते हैं इनके बीच का जो पोर्शन है उसे मीडियास्टिनम कहते हैं। कभी कभी जो मीडियास्टिनम है उसमें कुछ ट्यूमर्स होते हैं, कुछ नोड्स होते हैं जिनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ये कोई कैंसर है, ये टीबी जैसी बीमारी है, सार्कोइड तो नहीं है, कहीं कोई और चीज तो नहीं है। अगर हमें मीडियास्टिनम को एग्जामिन करना है तो यहां से स्किन में एक बहुत छोटा सा होल किया जाता है और उसके थ्रू एक फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट पेश अंदर प्रवेश कराया जाता है जिसके सामने कैमरा लगा होता है एंड मॉनिटर पर पूरी की पूरी हमें मीडियास्टिनम की इमेजेस दिखाई दे जाती हैं। हम चाहें तो मीडियास्टिनम में जो ये चीजें दिखाई दे रही हैं उनकी बायोप्सी कर सकते हैं। सही बात यह है कि जो लंग कैंसर होता है उसकी स्टेजिंग में मीडिया सारा स्कोप है जिससे कि हम लंग कैंसर की स्टेजिंग करते हैं। द नेक्स्ट इन लाइन इज द थोरेकोस्कोपी। ये बेसिकली लंग के अंदर एग्जामिन करने की विधि है जिसमें हम यहां से एक छोटा सा स्किन में इंसिजन करते हैं और उसके थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट पास करते हैं जो आपके प्लूरा में या लंग में चला जाता है। इसके जरिए से हम बायोप्सी कर सकते हैं। सही बात यह है कि बहुत छोटे, बहुत स्मॉल जो ट्यूमर्स हैं उनको निकाला जा सकता है। विज्ञान ने एक प्रगति करते हुए एक न्यू प्रोसीजर डेवलप की है इसके ऊपर, विच इज नोन एज वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी। इस सर्जरी के थ्रू बहुत सारा जो काम है इस इंस्ट्रूमेंट से, जहां तक ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं वो परफॉर्म की जाती हैं, विच बिकम वेरी वेरी लेस इन्वेजिव। नाउ जो गायनेकोलॉजिस्ट यूज करती हैं कुछ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स, उनको आपको समझने की जरूरत है। अगर आपकी बच्चादानी का जो मुंह है उसे एग्जामिन करना है तो उसके लिए दे यूज कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक दूरबीन है जो आपके वेजाइना के रास्ते से पास की जाती है, जिसमें हम जो आपके यूट्रस है, यूट्रस का जो मुंह है जिसे सर्विस कहते हैं, उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हैं। वेजाइना की जो वॉल है उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हैं। कोल्पोस्कोपी के द्वारा आपका पेप स्मीयर लिया जा सकता है, आपका जो सर्विक्स है उसके ऊपर कोई डाई स्प्रे करके उसके फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं कि कहीं कोई डिस्प्लेजिया तो नहीं है, अर्ली कैंसर तो नहीं है। यह बात सही है कि कोल्पोस्कोपी के द्वारा बहुत सारा ट्रीटमेंट कैरी आउट किया जा सकता है। अगर सर्विक्स के ऊपर छोटे छोटे इरोजन्स हैं तो उनको काटराइज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इन लाइन जो गायनेकोलॉजिस्ट यूज करती हैं इज हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी इज द एंडोस्कोपी ऑफ द यूट्रस। वेजाइना के रास्ते से आपका जो यूट्रस है उसके अंदर एक रिजिड इंस्ट्रूमेंट पास किया जाता है जिसके टिप पर एक कैमरा लगा होता है। यह हमें यूट्रस के इनसाइड पूरी की पूरा विजुअलाइजेशन या पिक्चर लाके दे देता है कि यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है। हम चाहें तो इस विधि के द्वारा अंदर की बायोप्सी कर सकते हैं। अगर छोटे पॉलिप हैं तो उनको रिमूव किया जा सकता है। अगर जो और कोई प्रॉब्लम है तो उसे पहचाना जा सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग बार बार होती है तो कभी कभी एंडोमेट्रियल एब्लेशन भी किया जा सकता है इस विधि के द्वारा, जिसमें जो पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम है उसको निकाल के अलग कर दिया जाता है ताकि जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो इट इज टेकन केयर ऑफ। तो हिस्टेरोस्कोपी इन गायनेकोलॉजी में होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है which is fairly effective in treating the bleeding in these patients. Now सबसे ज्यादा आपने सुना होगा इज द लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई, लेप्रोस्कोपी से ये काम हुआ। लेप्रोस्कोपी बेसिकली एब्डोमेन में होने वाला एक सर्जरी है। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप टेलीस्कोप कहते हैं, ये भी एक एंडोस्कोप है जिसके सामने कैमरा लगा होता है और पीछे मॉनिटर। ये आपकी नेवल या नाभि के थ्रू पास किया जाता है इनसाइड द एब्डोमेन। अंदर एयर पास की जाती है सो दैट जो है इट इज ब्लोटेड। इन उसको ब्लोट करने के बाद अंदर के पूरे जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जा सकता है।
नाउ व्हाट वी डू, नंबर 1 इज अ डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, जिसमें हम आपके सभी के सभी जो ऑर्गन्स हैं उनको एग्जामिन करते हैं। नंबर 2 इज द थेरेपेटिक लेप्रोस्कोपी, जो सबसे ज्यादा जिसका स्पेक्ट्रम डेवलप हो रहा है। इसके द्वारा हम गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर को निकाल सकते हैं। इसके द्वारा हम अपेंडिकुलर सर्जरी कर सकते हैं, अपेंडिक्स को निकाल के अलग कर सकते हैं। इसके द्वारा हम हर्निया रिपेयर कर सकते हैं, उसका जो ना प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सकता है। फॉर दैट मैटर ऐसी कोई भी मेजर सर्जरी नहीं है एब्डोमेन के अंदर जो लेप्रोस्कोपी के द्वारा आज की तारीख में नहीं की जा रही है। तो जहां तक लेप्रोस्कोपी का सवाल है, इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमर्जिंग टूल जो सर्जन्स के हाथ में है, इन विच इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड। और मैं समझता हूं कि टाइम विल कम दैट 99.9 सर्जरीज जो भी होती हैं एब्डोमेन में वो शायद लेप्रोस्कोपी से होंगी, और बाकी सब ओपन सर्जरी का धीरे 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 जो इरा है वो समाप्त होने की तरफ जाएगा। लेप्रोस्कोपी के द्वारा जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपकी इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट करते हैं, ट्यूब्स को जो एग्जामिन करते हैं, और चाहे तो ट्यूब्स को ऑपरेट भी कर सकते हैं। नाउ जहां तक यूरोलॉजी वालों का सवाल है, यूरोलॉजिस्ट का सवाल है, वो भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स करते हैं। ये एक रिजिड इंस्ट्रूमेंट है जिसके सामने कैमरा लगा होता है, इन पीछे मॉनिटर होता है। इसे आपके यूरिन के रास्ते से पास कराया जाता है, जो यूरिन के रास्ते से यूरिन की नली से होता हुआ पेशाब की थैली तक जाता है। दिस इज नोन एज सिस्टोस्कोपी। इसमें हम आपका ब्लैडर एग्जामिन करते हैं कि कहीं कोई इंफेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई ट्यूमर डेवलप तो नहीं हो रहा है। इस विधि के द्वारा आपका अगर कोई ट्यूमर है तो ट्यूमर को रिसेक्ट करके अलग किया जा सकता है, कुछ एबनॉर्मलिटी है तो बायोप्सी ली जा सकती है। इन बहुत सारी थेरेपेटिक प्रोसीजर कंडक्ट की जाती हैं। आज की तारीख में जो प्रोस्टेट की सर्जरी है जिसे आप TURP कहते हैं, वो 99% इसी विधि से होती हैं। तो जो सिस्टोस्कोपी है इसने बहुत सारा जो है डेवलपमेंट किया है। जहां तक प्रोस्टेटिक सर्जरी का सवाल है, वो पूरा की पूरी सर्जरी अब सिस्टोस्कोपिक बेस्ड प्रोसीजर्स के उसमें आ गई है। नाउ ऐसा नहीं है कि जो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जन यूज नहीं करते हैं। जो हड्डी के डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक सर्जन वो भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर यूज करते हैं। आप जैसा देख रहे हैं, इस प्रोसीजर में एक छोटा सा इंसिजन दिया जाता है, इन उसको थ्रू एक टेलीस्कोप पास किया जाता है। अगेन द प्रिंसिपल इज द सेम। टेलीस्कोप के सामने होगा कैमरा, और उसमें से वायर आएंगे जो हमको एक आउटसाइड इंफॉर्मेशन देंगे ऑन द मॉनिटर। नाउ आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा हम आपके जो लार्जर ज्वाइंट्स हैं, जैसे शोल्डर ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, इसका इनसाइड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। अगर उसमें कुछ छोटे छोटे फॉरेन बॉडीज है उन्हें हम निकाल सकते हैं। अगर रोटर जो आपका कफ है उसमें कोई डैमेज हुआ है, टियर हुआ है, उसे रिपेयर किया जा सकता है। तो आर्थ्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक भी होती है, थेरेपेटिक भी होती है। बट ये बात सही है कि जो आर्थ्रोस्कोपी है बहुत छोटे छोटे जो ज्वाइंट्स हैं उनमें नहीं परफॉर्म की जा सकती, नंबर 1। और आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा आप छोटी सर्जरी तो कर सकते हैं, लेकिन मेजर जो सर्जरी जैसे नी रिप्लेसमेंट एंड ऑल दोज दे कैन नॉट बी डन। तो नाउ यू विल अप्रिशिएट कि जहां तक एंडोस्कोपी का सवाल है वो सिर्फ गले के रास्ते से होने वाली अपर जीआई एंडोस्कोपी नहीं है। ये जहां तक एंडोस्कोपी का सवाल है, इसका पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी पीपल लाइक मी यूज करते हैं। दैट इज बेसिकली अपर जीआई एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ERCP एंड एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। ये 4 काम हम करते हैं। जो ENT वाले करते हैं दैट इज बेसिकली द लैरिंगोस्कोपी। जो गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं द कॉल्पोस्कोपी एंड द हिस्ट्रोस्कोपी। देन लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स लेप्रोस्कोपी करते हैं। जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो बेसिकली सिस्टोस्कोपी, TURP करते हैं। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं दे डू आर्थ्रोस्कोपी। तो अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम है, और ये पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसमें हम आपकी मदद के लिए बहुत सारी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक करते हैं, जिससे कि ये पूरी की पूरी प्रोसीजर्स दे बिकम मिनिमली इन्वेसिव, दे बिकम वेरी लेस पेनफुल, एंड आपका हॉस्पिटल स्टे का जो टाइम है इट बिकम्स वेरी लेस। तो जहां तक मैं समझता हूं कि दिस इज वन ऑफ द इमर्जिंग फील्ड जिसने बहुत सारी प्रगति की हुई है। अगर आप समझते हैं कि एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के बारे में ये जानकारी आपको और जानने में मदद करती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।